हर साल हमारा सिनेमा कुछ तयशुदा चीजें देता ही देता है, जैसे कुछ ब्लॉकबस्टर्स, कुछ डिजास्टर्स, कुछ स्लीपर हिट्स, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज। 2024 भी इससे अछूता नहीं रहा। इस साल भी सिनेमा वर्ल्ड में बहुत सारे पंगे हुए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लेकर माहौल में काफी तनाव रहा। आज ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज पर नजर डालेंगे। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। 13-14 अप्रैल की रात, इनफैक्ट सुबह के 5 बजे दो लोग बाइक पर आए और उन्होंने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट वाले घर पर गोलियां चलाई। 5 राउंड की इस फायरिंग में एक गोली बालकनी की छत में लगी, 3 एक दीवार में जा धंसी और एक खाली चली गई। इस केस के तार लॉरेंस बिश्नोई से जा जुड़े और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस में आरोपी बनाया गया। अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और इसे भी बिश्नोई गैंग का ही काम बताया गया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान को लगातार धमकियां मिलती रही। कुछ वक्त तक उनका शूटिंग शेड्यूल भी प्रभावित हुआ। सलमान को मिली धमकियों में से कुछ एक केसेस में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। जून महीने में एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उन्हें सिक्योरिटी चेक के दौरान एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। कुलविंदर कौर नामक इस महिला कांस्टेबल का कहना था कि उन्होंने कंगना के बयानों से आहत होकर ऐसा किया। कंगना ने कभी बयान दिया था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। बकौल कुलविंदर, किसान आंदोलन में उनकी मां जाया करती थी। उधर कंगना का कहना था कि कुलविंदर ने ऐसा स्ट्रेटेजी बनाकर किया था। इस मामले में काफी हंगामा मचा। कंगना रनौत न सिर्फ एक टॉप एक्ट्रेस है बल्कि इस देश की सांसद भी हैं। उन पर हुए इस हमले को लेकर एक लंबी बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कुलविंदर कौर पर यह आरोप लगाए कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और इस घटना के बहाने अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च करना चाहती है। हालांकि सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच बिठा दी थी। साल की एक हाई प्रोफाइल लड़ाई हुई थी टी सीरीज के हेड भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला और करण जौहर में। दिव्या ने आलिया भट्ट की जिगरा के मेकर्स पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा था कि जिगरा के मेकर्स खुद ही टिकट खरीदकर फेक कलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, जिस पर करण जौहर ने पलटवार करते हुए कहा था कि खामोशी बेवकूफों को दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा जवाब है। इस जवाब का जवाब देते हुए दिव्या ने लिखा, जो मूर्ख सच के खिलाफ है वो हमेशा उससे आहत होते हैं। साथ ही ताना भी मारा कि जब आप दूसरों का हक चुराने के आदी हो चुके होते हैं तब आप खामोशी में ही पनाह ढूंढते हैं। आपके पास कोई आवाज, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दरअसल ये सारा झगड़ा एक जैसी स्टोरी लाइंस का था। दिव्या खोसला की फिल्म सावी की कहानी जिगरा से मिलती जुलती थी। इस चक्कर में शुरू हुआ ये झगड़ा इतना आगे बढ़ा कि लोग कहने लगे थे कहीं रणबीर कपूर एनिमल के सीक्वल से ना हट जाए। बहरहाल अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस साल साउथ की 2 बड़ी सिनेमा हस्तियां भी पब्लिकली लड़ाई झगड़े में उलझी रही। इनफैक्ट धनुष और नयनतारा की लड़ाई सोशल मीडिया से निकलकर कोर्ट पहुंच गई। ये सब मामला तब शुरू हुआ जब नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में नानुम राउडी धान फिल्म से कुछ सेकंड्स की क्लिप इस्तेमाल की गई। इस फिल्म को धनुष ने प्रोड्यूस किया था। डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के बाद धनुष ने नयनतारा को 10 करोड़ का नोटिस भिजवा दिया। नयनतारा ने पूरे मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि धनुष ने बहुत गिरी हुई हरकत की है। उन्होंने कहा कि जिस 3 सेकंड की क्लिप को लेकर यह सब हो रहा है वो फिल्म का हिस्सा है भी नहीं। फिर धनुष ने अपने लॉयर के माध्यम से नयनतारा के लिए धमकी जारी की। कहा कि 24 घंटे के अंदर कंटेंट को हटा लिया जाए वरना वो लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर धनुष ने केस कर भी दिया। उन्होंने नयनतारा, उनके पति विघ्नेश शिवन और उनकी कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया। फिर इस केस में नयनतारा और विघ्नेश शिवन को कोर्ट का नोटिस मिला। दोनों को जवाब देने के लिए कोर्ट ने 8 जनवरी तक का वक्त दिया। अभी ये केस निपटा नहीं है। जाहिर में इसमें अभी काफी कुछ होगा। अगस्त में हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसके बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। इस रिपोर्ट का फोकस महिलाओं के साथ इंडस्ट्री में होने वाले यौन उत्पीड़न और बाकी समस्याओं की जांच पर था। रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने काफी हलचल मचाई। महिला कलाकारों के यौन शोषण की अनगिनत घटनाएं इस रिपोर्ट का हिस्सा थी, जिनमें से कई केसेस में बड़े नामों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। इस रिपोर्ट के चलते AMMA यानी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की पूरी कमेटी को ही इस्तीफा देना पड़ गया। इसके अध्यक्ष सुपरस्टार मोहनलाल थे। इस रिपोर्ट के बाद कई एक्ट्रेसेस ने अपने अपने बुरे अनुभव भी शेयर किए।
सितंबर महीने में अरशद वारसी का एक स्टेटमेंट सुर्खियां बटोर गया। एक पॉडकास्ट में अरशद वारसी प्रभास की फिल्म कल्कि पर बात कर रहे थे। उन्होंने फिल्म की और उसमें अमिताभ के रोल की तारीफ की, लेकिन प्रभास के किरदार से वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो एक जोकर जैसा दिख रहा था। इस टिप्पणी के सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद मामला बिगड़ गया। इस जबरदस्ती की लड़ाई में इतने लोग कूद पड़े कि केस को सीधे बॉलीवुड वर्सेस साउथ बना दिया गया। कई साउथ स्टार्स ने अरशद वारसी के बयान की आलोचना की। कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन तक ने कहा कि अरशद बेहतर शब्द चुन सकते थे। उधर अरशद सफाई देते रहे कि उनकी बात को गलत समझा गया है। वो प्रभास की नहीं बल्कि उनके किरदार की बात कर रहे थे। इस साल स्त्री 2 के शानदार प्रदर्शन ने कईयों को चौंका दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस पालेगी, लेकिन फिर कामयाबी के बाद उसका श्रेय लेने की होड़ ने भी आना ही था। सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 एक्टर्स की पीआर टीम ने जंग का माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने इसे श्रद्धा कपूर की फिल्म कहते हुए सारा क्रेडिट उनकी झोली में डाल दिया, तो कुछ लोग इसे राजकुमार राव की फिल्म बताने लगे। मामले को और भी बिगाड़ा अपार शक्ति खुराना की एक टिप्पणी ने। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। इसका लोगों ने यह मतलब निकाला कि वो भी इसे श्रद्धा कपूर की फिल्म कहे जाने से खुश नहीं है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने मामला संभालने की बहुत कोशिश की। वो हर जगह कहते नजर आए कि पोस्टर में नजर आ रहे 5 लोग फिल्म के स्टार हैं। फरवरी की एक सुहानी सुबह खबर आई कि मॉडल कम एक्ट्रेस पूनम पांडे नहीं रही। उनकी सर्वाइकल कैंसर के चलते डेथ हो गई है। पूरे देश का मीडिया दिन भर इस खबर को चलाता रहा बिना इसकी कोई पुष्टि किए, लेकिन फिर रात होते होते हालात बदल गए। पता चला कि यह खबर फर्जी थी। बकौल पूनम ये सब ड्रामा सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। ये स्टंट सामने आते ही पूनम पांडे की चौतरफा आलोचना होने लगी। लोगों ने उन्हें असंवेदनशील और ड्रामेबाज बताया। मामला इतना बड़ा कि इस स्टंट का आइडिया लाने वाली एजेंसी को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो जागरूकता फैलाना चाहते थे और अब माफी चाहते हैं। हर साल अपनी एक्टिंग करियर की विविधता के चलते सुर्खियों में रहने वाले विक्रांत मैसी इस साल किसी और ही वजह से चर्चा में रहे। उनकी इस साल एक फिल्म आई थी द साबरमती रिपोर्ट। इसके प्रमोशन के दौरान वो इधर उधर निकल गए और भारत की आजादी को सो कॉल्ड आजादी कह दिया। इसके बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। फिर उन्होंने एक पोस्ट लिखकर फिल्मों से ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट कर दी। इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखते हुए ऐलान किया कि वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब घर लौटने का टाइम है। उनकी इस घोषणा से काफी लोग हैरान हुए। जिस हिसाब से उन्होंने पोस्ट लिखी थी, लोग यही समझे कि उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये रिटायरमेंट नहीं, ब्रेक है, और अंत में वो ब्रेक भी न होने जैसा ही साबित हुआ। पिछले दिनों खबर आई कि वो देहरादून में एक फिल्म शूट करने पहुंच गए हैं। बहरहाल विक्रांत मैसी की रिटायरमेंट और ब्रेक वीकेंड जितना छोटा निकला। साल का सबसे रोमांचक घटनाक्रम रहा अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और उन्हें सेम डे मिली जमानत। पूरा केस एक बार रिकॉल करवा देते हैं। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की रात पुष्पा 2 का मिडनाइट प्रीमियर शो हुआ था। उस मौके पर अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे थे और उसके बाद भगदड़ मच गई थी। इस दौरान रेवती नाम की एक महिला की जान चली गई थी। इस मामले में अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर के मालिकान और अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 13 दिसंबर को इस केस में पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की टास्क फोर्स के कुछ ऑफिसर्स अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे और उनको अरेस्ट किया। उन्हें कोर्ट ले जाया गया, जहां उन्हें 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया गया। फिर उन्हें चंचलगुड़ा जेल भेजा गया। अभी वो ठीक से जेल पहुंचे भी नहीं थे कि हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। एक ही दिन में अरेस्ट, कस्टडी का ऑर्डर और जमानत का ये खेला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा। हालांकि कोर्ट का बेल ऑर्डर जेल में वक्त पर नहीं पहुंच सका और अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में ही बितानी पड़ गई। साल की सबसे जायज कंट्रोवर्सी थी इंडिया की ऑस्कर एंट्री में हुआ ब्लंडर। इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में भेजी गई थी किरण राव की लापता लेडीज, जबकि एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि भारत को ऑल वी इमेजिन एज लाइट को भेजना चाहिए था, क्योंकि पायल कपाड़िया की इस फिल्म ने पूरी दुनिया में तारीफें हासिल की थी, कई अवार्ड्स जीते थे। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे अपनी फेवरेट फिल्मों में से एक बताया था। दुनिया भर में जिस फिल्म का इतना डंका बजा, उस फिल्म को ऑस्कर में न भेजने का फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का फैसला लोगों की समझ में नहीं आया।
FFI ने फिल्म को टेक्निकली कमजोर बताते हुए रिजेक्ट किया था। ये लॉजिक भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये फिल्म हमारा अब तक का बेस्ट चांस थी ऑस्कर्स में। जो फिल्म वेस्ट में ऑलरेडी पॉपुलर हो उसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जिस फिल्म को गोल्डन ग्लोब्स वालों ने कंसीडर किया हो उसका तो बहुत ही तगड़ा चांस होता है। ये चीज सबके समझ में आई सिवाय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बहरहाल ब्लंडर अब हो चुका है और उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये थी 2024 की वो बड़ी कंट्रोवर्सी जिनके चलते गॉसिप कॉलम्स की दुनिया आबाद रही। आपको इन सब में सबसे खराब कंट्रोवर्सी कौन सी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।